अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है, मेन टॉपिक है कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। इसको समझने के लिए रिलेटिव एक्सेलरेशन फोर्सेज और स्यूडो फोर्सेज को समझना होगा। यहाँ पर हम लोग दो फ्रेम दिखा रहे हैं। एस है एक फ्रेम जिसका ओरिजिन जी है और एस डैश है दूसरा फ्रेम जिसका ओरिजिन ओ है। ओ से पास करता हुआ रोटेशन एक्सिस है जिसके अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये फ्रेम टर्न कर रहा है। ये रोटेटिंग फ्रेम है। अब इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ रहे हैं, ये आर ओ है इसका पोजीशन वेक्टर। इसका यहाँ से जोड़ने पर आर डैश पोजीशन वेक्टर है और पार्टिकल का यहाँ से पोजीशन वेक्टर आर है। आर को डिफरेंशिएट करने से मिलता है वेलोसिटी ऑफ पी इस फ्रेम से। आर डैश को डिफरेंशिएट करने से मिलता है वेलोसिटी ऑफ पी एस डैश फ्रेम से, जिसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी इन एस डैश। और वी ओ है ओरिजिन का वेलोसिटी, इस फ्रेम के ओरिजिन का वेलोसिटी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं किसी भी फ्रेम में वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के साथ लिया जाए तो वो एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी जिस फ्रेम में मेजर करेंगे उसी फ्रेम से टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज मेजर करेंगे तो वो एक्सेलरेशन आएगा। जैसे वी डैश को अगर हम लोग मेजर करें टाइम के साथ बदलने का और फ्रेम यूज करें एस डैश, तब मिलेगा एक्सेलरेशन रिलेटिव टू एस डैश, उसको कहेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है उसके लिए स्पेशल टर्म है रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन मूविंग फ्रेम्स है। एक्चुअली वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बेसिकली सभी एक्सेलरेशंस वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन उनका स्पेशल स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। रिलेटिव वेलोसिटी के डेरिवेटिव को कहा जाता है रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ एस डैश फ्रेम से आर डैश को देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। अब इसी फ्रेम से इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब रिलेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा और उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे कि वह एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन ओमेगा इत्यादि से किस तरह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन लिखना होगा और उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक मॉडल दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये फ्रेम का हमने सूचक ले लिया कि ये एक मूविंग फ्रेम है और ऐसे घूमेगा तो रोटेट भी करेगा। ये जो आलू है वो पार्टिकल है, ये इस तरह से सिंक में लगा दिए। ये इसका मॉडल हो गया। अब ये ऐसे जाएगा तो ये कैरी होगा। वी नॉट वेलोसिटी अगर ओरिजिन का है तो इसमें भी वो वी नॉट शामिल हो गया। और अगर ये ऐसे घूमता है तो ये भी घूमेगा फ्रेम के साथ। तो फ्रेम के साथ घूमने के कारण ये रोटेशन में भाग लेगा तो इसका वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर होगा। इसलिए दो वेलोसिटी इसको फ्रेम में रहने के कारण मात्र है। ऐसे जा रहा है उसमें रहने के कारण ट्रांसलेट हो रहा है और ऐसे घूमने के कारण भी एक वेलोसिटी है। तो दो वेलोसिटी को सम करें तो वो कहलाएगा इसका ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी। पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन विद द रेफरेंस फ्रेम। साथ में अगर ये पार्टिकल चलता भी है ऊपर नीचे तो इसके कारण एक जो वेलोसिटी होगा वो जो इसमें ऑब्जर्वर बैठेगा उसको खाली यही दिखेगा, तो इसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, जो वी डैश यहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए तीन वेलोसिटी को जोड़ना होगा। एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, और दूसरा ओमेगा क्रॉस आर डैश जो रोटेशन के कारण इसमें है, और तीसरा ये वी डैश रिलेटिव वेलोसिटी। इन तीनों को वेक्टर सम करेंगे तब इस फ्रेम से यानी ग्राउंड से इसका टोटल वेलोसिटी मिलेगा। ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी घूम रहा है और साथ में ऊपर भी चल रहा है, तो तीनों वेलोसिटीज को ऐड करेंगे। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन के कारण पार्टिकल में उत्पन्न वेलोसिटी, और ये हो गया रोटेशन के कारण उत्पन्न वेलोसिटी। ये दोनों ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी हो गए।
और इसमें ऐड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, तो ये मिलेगा टोटल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हुआ इसका डेरिवेटिव, और ये वेलोसिटी हुआ इसका डेरिवेटिव, ये वेलोसिटी हुआ इसका डेरिवेटिव उस फ्रेम से। अब ये वेलोसिटी का रिलेशन अगर इसको यूज करके डिफरेंशिएट करें तब हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। v को डिफरेंशिएट करें तब मिलेगा एक्सेलरेशन, और डिफरेंशिएट करना होगा s फ्रेम में, और अगर v डैश को डिफरेंशिएट करें s डैश फ्रेम में तब मिलेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन s डैश फ्रेम। ये दोनों डिफिनेशंस हो गए। अब इनके बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए इक्वेशन 1 को s फ्रेम से डिफरेंशिएट कर, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to time t in frame s। s में अगर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी हम ये कर रहे हैं dy dt of v in s frame dv naught by dt in s frame plus omega cross r dash d by dt, this also in s frame, and dv dash by dt in s frame. All these terms are differentiated relative to frame s। अब ये वेलोसिटी जिस फ्रेम से देखा गया उसी फ्रेम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये डिफाइंड हो गया एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी जिस फ्रेम से देखा गया उसी फ्रेम से टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये भी वैलिड है। एक्सेलरेशन ऑफ ओ हो गया। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है दो टर्म का, तो यूवी टाइप से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। प्लस ये देखिए एस फ्रेम से है, इसलिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन है इसमें, लेकिन ये एक्सेलरेशन अभी नहीं। ये दोनों एक्सेलरेशन हो गए। और ये देखिए ओमेगा के बदलने का रेट, अगर ओमेगा टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा तो इसको कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम होगा। और ये जो है r डैश वो इस फ्रेम से देखा गया है और s फ्रेम से डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ भी v डैश s फ्रेम से देखा जा रहा है डेरिवेटिव उसका। तो ये दोनों हम लोगों को डील करना होगा अलग से। इसको हम लोग एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज a नॉट प्लस अल्फा क्रॉस r डैश प्लस ओमेगा क्रॉस। अब यहाँ देखिए r डैश जो है, r डैश देखा गया इस फ्रेम से और डेरिवेटिव ले रहे हैं इस फ्रेम का। तो ये हम लोग जानते हैं कि दोनों डेरिवेटिव आपस में कनेक्टेड होते हैं। d by dt from s frame is equivalent to d by dt from s dash frame plus omega cross। दिस इज द ऑपरेटर रिलेशन। जो चीज यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे और वही यहाँ रखेंगे। तो ये ऑपरेटर रिलेशन वैलिड है। मान लें इसको 3, तो इस 3 को यहाँ पर यूज करें डी आर डैश बाई डी टी एस। तो यहाँ पर डी आर डैश रखना होगा, यहाँ भी आर डैश, यहाँ भी आर डैश, यहाँ भी आर डैश। तो इसके बजाय यहाँ पर ये एस डैश होगा, तो यहाँ पर आर डैश हो जाएगा
डी आर डैश बाई डी टी एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। और सेकेंड टर्म भी इसी तरह से v डैश का यूज करेंगे यहाँ पर, v डैश v डैश v डैश, तब हमारे पास हो जाएगा dv डैश बाई dt s डैश से प्लस ओमेगा क्रॉस v डैश। तो इस तरह से इसमें इतने टर्म्स हो गए। अब इनको पहचाने, डी आर डैश बाई डी टी एस डैश से, तो डी आर डैश बाई एस डैश यहाँ पर वी डैश है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी, तो इसकी जगह वी डैश लिख सकते हैं। यहाँ पर है ओमेगा क्रॉस आर डैश और यहाँ पर ओमेगा क्रॉस वी डैश, और ये एस डैश फ्रेम से रिलेटिव एक्सेलरेशन ए डैश हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अब इसको रिकास्ट कर सकते हैं। सो एक्सप्रेशन इज ए इक्वल टू ए नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश ए नॉट ओमेगा क्रॉस आर डैश, और ये हम लोग लिख रहे हैं अल्फा क्रॉस आर डैश, थोड़ा ऑर्डर डिफरेंट करके लिख रहे हैं, अल्फा क्रॉस आर डैश प्लस इसको और इसको देखिए, ये वी डैश है ओमेगा क्रॉस वी डैश, और यहाँ भी ओमेगा क्रॉस वी डैश है, तो ये टर्म हुआ 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस वी डैश और ए डैश, ये वाला टर्म हुआ ए डैश। तो फाइनल एक्सप्रेशन यही है, ए नॉट ये कहलाता है एक्सेलरेशन ऑफ ओरिजिन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ये है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सेलरेशन, और ये पार्टिकल के पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये भी पार्टिकल के साथ, पार्टिकल चले या नहीं चले, केवल उसमें रहने मात्र से ये एक्सेलरेशन होगा, और ये भी रहने मात्र से होगा। फ्रेम में रहने मात्र से ये तीनों एक्सेलरेशन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट एक्सेलरेशन। फ्रेम के साथ पार्टिकल के ट्रांसपोर्टेड होने के कारण पार्टिकल में ये एक्सेलरेशन होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये टर्म कहलाता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। पार्टिकल अगर उस फ्रेम में मूव करेगा तब ये होगा, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये टर्म गायब हो जाएगा। कोरियोलिस एक्सेलरेशन इसका नाम है, और इसका नाम है रिलेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वाले में 2 टर्म था, ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन वाले में 3 टर्म हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन और रिलेटिव एक्सेलरेशन। So this is the final expression for relative acceleration. We can find out relative acceleration, इसको अगर इस पार ले आए तो relative acceleration निकलेगा। This is acceleration from S, acceleration of P in S. Now we convert, transpose the sides. A dash अगर हम लिखते हैं, A dash इस साइड में, A dash is equal to, then we are finding out relative acceleration. Relative acceleration. बाकी सारे टर्म को एक तरफ कर दें। तो फर्स्ट टर्म मेरा इस साइड में A है, ये एक्सेलरेशन, और मान लें कि सेकेंड टर्म ये इधर आता है, तो माइनस में A नॉट हुआ और फिर माइनस में ओमेगा क्रॉस
ओमेगा क्रॉस आर डैश हुआ, और फिर माइनस अल्फा आर डैश माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, और बाकी टर्म समाप्त हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगाकर और ये होल थिंग एक साथ, और फिर यहाँ प्लस लगाकर ये माइनस एक साथ, फिर यहाँ प्लस लगाकर ये माइनस एक साथ। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, और सारे एक्सेलरेशंस अब यहाँ से देखे जा सकते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम, दिस इज इन एस डैश फ्रेम, एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन इन एस फ्रेम। तो दो फ्रेम के एक्सेलरेशन के बीच ये रिलेशन है, ये रिलेशन या इक्विवेलेंटली ये रिलेशन। तो इनमें सभी टर्म्स का नामकरण हो गया। एक टर्म है यहाँ पर माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर डैश, इसको यहाँ कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल नाम इसलिए है क्योंकि ये एक्सिस से दूर डायरेक्टेड होता है। रोटेशन एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर होता है और इसका डायरेक्शन रोटेशन एक्सिस से दूर होगा। क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है, तो माइनस साइन और क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर ये एक्सिस से अवे डायरेक्टेड होता है। इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और इसका नाम है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, जो पहले लिख चुके हैं। तो इन दोनों को, इससे आप देख सकते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल गया। अब हम लोग फोर्सेज की बात करेंगे। फोर्सेज की बात करेंगे। व्हाट आर फोर्सेज? फोर्सेज का कंसेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट होता है। यहाँ पर न्यूटन ने ये बताया कि सिस्टम अगर आपके पास है, कोई बॉडी है और उसके चारों तरफ उस पर फोर्स लगाने वाला या उस पर असर डालने वाला कोई सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग दिया रहेगा तो उसके अंदर सिस्टम किस तरह से टाइम के साथ आगे बढ़ेगा, सिस्टम कैसे उसका स्टेट चेंज करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो न्यूटन ने दिया वो कहता है कि सभी फोर्सेज का सम अगर जीरो है, यानी सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेज बैलेंस्ड हैं, तब उस हालत में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और ये हम लोग जानते हैं कि ये लॉ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का डिफिनीशन भी माना जाता है, और बाकी तीनों लॉ जो होते हैं ये सभी इनर्शियल फ्रेम में ही डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा लॉ जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में लॉ है। अगर बैलेंस्ड होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और फोर्स अगर अनबैलेंस्ड होगा तो उसका असर होगा कि वो पार्टिकल का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज करेगा। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज का मतलब डी/dt है। तो p की जगह आप m भी रखेंगे और m को कांस्टेंट रखेंगे तो dv/dt का वैल्यू a आ जाएगा। तो कांस्टेंट मास के लिए ma सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होता है। तीसरा लॉ है कि दो बॉडी अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो एक बॉडी दूसरे पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना पहला उस पर लगाता है, और दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा, और वैल्यू में बराबर है, यानी दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों दो बॉडीज पर लगते हैं, इसलिए इन दोनों फोर्सेज को एक बॉडी पर जोड़ नहीं पाएंगे। दीज आर नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस होने के लिए सारे फोर्सेज को एक ही बॉडी पर लगना पड़ता है। ये फोर्सेज दो बॉडी पर होते हैं, इसलिए ये बैलेंस्ड फोर्सेज नहीं है, केवल अपोजिट फोर्सेज है। दे हैव इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में दो पॉसिबिलिटी है, जब दोनों उनको ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही लगते हैं तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ, और जब दोनों उनके ज्वाइन करने वाले लाइन पर नहीं लगते हैं लेकिन एंटी पैरेलल
इस तरह से दोनों में ये इक्वेशन वैलिड है। इसको बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ। तो ये सारे रियल फोर्सेज कहलाते हैं क्योंकि ये किसी न किसी पार्टिकल द्वारा लगाए जाते हैं। ये थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। जैसे इस पर फोर्स कौन लगाया तो इसका आंसर होगा बी, इस पर किसने लगाया तो इसका आंसर होगा ए। तो जब हम लोग ये आंसर पा लें कि किसने फोर्स लगाया और उसका ऑब्जेक्ट है कोई बॉडी, तब उस फोर्स को हम लोग न्यूटनियन फोर्स या रियल फोर्स या केवल फोर्स भी बोलते हैं कि वंस ए फोर्स ऑलवेज ए फोर्स। तो एक बार फोर्स डिफाइन कर लिए कि ऐसा ही होगा तो अब दूसरा कोई फोर्स नहीं दुनिया में। लेकिन ये कंसेप्ट जो है स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट इसलिए दिया गया कि इस फोर्स को छोड़ के वो एक फोर्स, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है कि जिसमें फोर्स का डायमेंशन है लेकिन वह किसी बॉडी के द्वारा नहीं लगाया जाता है, उस फोर्स का कोई बॉडीली ओरिजिन नहीं है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो ये टेस्ट है किसी भी फोर्स की कि वो स्यूडो है या रियल है, इसकी जांच हम लोग थर्ड लॉ से कर सकते हैं कि पूछेंगे कि क्या यह फोर्स किसी बॉडी ने लगाया। अगर आंसर आया यस तो वह फोर्स होगा रियल फोर्स, और आंसर आया नो किसी बॉडी ने नहीं लगाया, तब उस फोर्स का कैटेगरी हो जाएगा स्यूडो फोर्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन रियल फोर्सेस के अलावे कैसे स्यूडो फोर्सेस जनरेट होते हैं फ्रेम के रोटेशन या नॉन इनर्शियल होने के कारण या एक्सेलरेट होने के कारण। तो अभी हम लोग एज्यूम करें कि ये एक फ्रेम है जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और साथ में इसमें एक्सेलरेशन भी है। तब इस हालत में इसका नाम एस और इसका एस डैश रख देते हैं और कोई पार्टिकल इसके अंदर है पी। तो p का एक्सेलरेशन अभी हम लोग लिखे थे, इसका पोजीशन वेक्टर r डैश है इसके अंदर से, और इसकी इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि v डैश है, रिलेटिव वेलोसिटी है, ओमेगा है, ओमेगा भी चेंज कर सकता है, इट में हैव एक्सेलरेशन अल्फा आल्सो। So in that case we can write acceleration of p relative to this frame s, and that acceleration we have already written. From there we get a relative acceleration. So relative acceleration is a minus a naught. This is the acceleration when there is no rotation and no angular acceleration. केवल ट्रांसलेट करें तो इतना ही रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर रोटेट भी कर रहा है तो इसमें दो टर्म और आ जाती है। एक टर्म आता है माइनस ओमेगा क्रॉस आर डैश, इसका डायरेक्शन एक्सिस से दूर होता है। ये रोटेशन एक्सिस है, इससे इसको मिलाएं तो इससे दूर इसका डायरेक्शन इसी लाइन पर होगा, माइनस ओमेगा क्रॉस आर डैश, ये इसका डायरेक्शन है। एक्सिस के नॉर्मल v डैश अभी हटा देते हैं, तो ये डायरेक्शन हो गया एक टर्म का। दूसरा टर्म आता है माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ओमेगा पर ये भी परपेंडिकुलर है, ओमेगा पर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी पर भी परपेंडिकुलर है। तो पार्टिकल का अगर हम लोग वेलोसिटी ऐसे दिखाए हैं और ऐसे है ओमेगा, ये ओमेगा के पैरेलल लाइन हुआ और ऐसे v डैश है, ये मान लें ओमेगा का डायरेक्शन है। तो अब राइट हैंड रूल यूज करेंगे, फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड की ओर, तो ये अंदर गया फिर उसने माइनस लगाया तो बाहर आया, इसलिए ये डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश। और तीसरा जो टर्म है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये इसी के साथ कंबाइन होके
ट्रांसपोर्ट एक्सेलरेशन का एक पार्ट है। जैसे अर्थ को कंसीडर करें तो अर्थ के लिए ओमेगा है लेकिन अल्फा ऑलमोस्ट 0 है, तो ऐसी हालत में ये टर्म अर्थ के साथ नहीं आएगा। तो इन सब को हम लोग एक साथ कर सकते हैं। और इसमें अगर हम एक्सेलरेशन ए डैश की बात करें तो ये इस फ्रेम का ऑब्जर्वर देख रहा है, ये ऑब्जर्वर ए डैश केवल देख रहा है। अब इसमें स्यूडो फोर्सेज की बात लाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ए का वैल्यू रखते हैं या मास से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन इनर्शियल एस होना जरूरी नहीं था यहाँ तक, लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड लॉ यहाँ पर यूज करेंगे तो फ्रेम एस को कहना पड़ेगा कि यह इनर्शियल है। लेट एस बी एन इनर्शियल फ्रेम एंड एफ बी रियल फोर्स on particle P, let m equal to mass of P। इतना चीज एज्यूम कर रहे हैं कि S फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है और F इस पर रियल फोर्स मतलब न्यूटन लॉ में जो फोर्स यूज होता है उसका सम है, रियल फोर्स नेट। अब न्यूटन सेकेंड लॉ का कहना है then F will be equal to mk. This is in S frame. So we have two relations, one is this and second is this. अब इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास स्यूडो फोर्स के एक्सप्रेशंस आएंगे। जस्ट और सिंपल है, मास से इसको मल्टीप्लाई करें। omega cross r dash and this term will be minus 2m omega cross b dash and the last term will be minus m alpha cross r dash। यूजुअली ये टर्म जो है टेक्स्ट बुक्स में नहीं रहते हैं कि वो मान लेते हैं कि हमारा फ्रेम एंगुलर एक्सेलरेशन उसका 0 है। हम लोग जनरल टर्म लिख रहे हैं, मान लिया कि एंगुलर एक्सेलरेशन है भी तो यहीं तक एक्सप्रेशन आएगा। नाउ दिस फोर्स ma is f एंड अब यहाँ पर f है तो ये सारे फोर्सेज के रूप में अब लिख रहे हैं। ये भी एक फोर्स है जिसका डायरेक्शन a नॉट के अपोजिट है, तो ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट इनर्शिया फोर्स, जो फ्रेम के एक्सेलरेट होने से एक स्यूडो फोर्स जनरेट हो रहा है। इसका डायमेंशन फोर्स का है, लेकिन अगर पूछेंगे कि ये कौन लगा रहा है तो कोई आंसर नहीं आएगा। ये फ्रेम के एक्सेलरेशन के कारण लगता दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज ए ट्रांसपोर्ट इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया मीन्स मास, तो मास यहाँ इन्वॉल्व है और ट्रांसपोर्ट है एक्सेलरेशन के कारण, फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके कारण, इसमें एक्सेलरेशन ट्रांसपोर्ट का है। दूसरा फोर्स जो है यहाँ पर ये माइनस m ओमेगा क्रॉस r डैश, यह फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा रोटेशन एक्सिस के अवे, तो अवे होने के कारण इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रोटेशन एक्सिस से दूर डायरेक्टेड है। यह भी एक स्यूडो फोर्स है और मास के कारण और रोटेशन के कारण इराइज कर रहा है, क्योंकि इस फोर्स को भी कोई बॉडी नहीं लगा रहा है। जितने बॉडी वाले फोर्स हैं जैसा एफ में घुसे हुए। प्लस सेकेंड टर्म जो है माइनस 2m ओमेगा क्रॉस बी डैश, ये साइडवेज फोर्स है, यानी वेलोसिटी
पार्टिकल का उस फ्रेम में जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। इसको कोरियोलिस के नाम पर कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स को ज्योग्राफी में अर्थ पर अप्लाई करने पर ये फोर्स साइक्लोन को एक्सप्लेन करता है, और वहाँ पर ज्योग्राफी वाले इसको फेरेल्स लॉ में इंक्लूड करते हैं, ये कोरियोलिस फोर्स। और लास्ट जो टर्म है ये है, इसका कोई खास नाम नहीं है, लेकिन अगर फ्रेम आपका एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा तब ये राइज करते हैं। There are three types of forces: position dependent, r dash dependent forces, v dash dependent, velocity relative to frame dependent, and frame का acceleration dependent. These are all pseudo forces. These have no bodily origin, therefore they are called pseudo forces. ये थर्ड लॉ को ओबे नहीं करते। पूछिएगा कि कौन लगा रहा है, तो कोई नहीं लगा रहा है। जैसे ही फ्रेम इनर्शियल होगा, एक्सेलरेशन बंद हुआ तो ये गायब हो जाएगा, रोटेशन बंद हुआ तो ये दोनों गायब हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन गायब हुआ तो ये भी गायब हो जाएगा। तो फ्रेम के मोशन के स्पेशलिटी के कारण ये सब राइज कर रहे हैं। दे आर नॉट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड pseudo forces. We studied pseudo forces in this video. Some examples will be discussed in the next video.